आज हम लोग बेटे लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हम लोग ऑलरेडी फ्रिक्शन बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, सेक्शन क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा डेप्थ में हम लोग सीखेंगे। तो फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर होगा? जहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस होंगे। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर लगेगा? कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में। पहला ध्यान, फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज करता है। जिस तरह से करंट को अपोज करता है रेजिस्टेंस, सिमिलरली फ्रिक्शन क्या करेगा? मोशन को अपोज करता है। देखो क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शन इज ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन, विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। अब जैसे मेरा हैंड है, ठीक है, दोनों कॉन्टैक्ट में है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके मोशन को अपोज करेगा, इसके मोशन को। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहाँ पे लगेगा? जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है। तो इसको और हम क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स भी है। फ्रिक्शन क्या है? टू टाइप के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, और इसका डायरेक्शन क्या लगेगा? हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या लगेगा? हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर देखिए, अब हम लोग दिस इज योर सरफेस, इस पर हम लोग इस ब्लॉक पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। यहाँ पर क्या है? कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ध्यान देना है, फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है? यहाँ पे दो बॉडीज जहाँ पे कांटेक्ट में है एक दूसरे के, वहीं पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। हमेशा मोशन के अपोजिट, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोशन होगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन इसी डायरेक्शन होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस के बिटवीन, बीच में लगता है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर इस ब्लॉक में देखिए, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इट मींस मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर इस अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं। ध्यान देना है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लगता है, हमेशा दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लगता है। यहाँ पर ध्यान दे, तीनों एग्जाम्पल बहुत बेस्ट एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे देखो कि क्या दे रहा है, कोई सरफेस है, सरफेस पर हम ब्लॉक इस तरह से रखे हुए हैं, राइट। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये वॉल है, वॉल पे ये ब्लॉक लगा हुआ है। ये थर्ड एग्जाम्पल, या 80 में 95 96 में सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन आया था इसी पर बेस। तो ये वर्टिकल वॉल है और ये ब्लॉक लगा हुआ है। आप ब्लॉक को छोड़िए तो क्या होगा? ये नीचे गिर जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगा? इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। नीचे के तरफ जा रहा था फ्रिक्शन फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए देखो यहाँ पर वेट के कारण ये ब्लॉक नीचे आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये देखो ये कॉन्टैक्ट सरफेस, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तीनों में अलग अलग डायरेक्शन में। ये देखो फर्स्ट जो है ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इसको इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के जहाँ कॉन्टैक्ट होगा इस डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा वाला केस, इसको मैं इस डायरेक्शन में खींच रहा हूँ, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में। थर्ड, ये वर्टिकल सरफेस दिया हुआ है, ये वॉल है, वॉल पर ये ब्लॉक है, जैसे इसको छोड़ेंगे नीचे जाएगा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो तीनों एग्जाम्पल से क्लियर क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। कहाँ पे लगता है? दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लगता है, राइट। तो द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस। यहाँ पर आप देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर सारे जगह क्या देख रहे हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स इंक्लाइन कहीं भी नहीं है, इंक्लाइन कहीं भी नहीं है। ये दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल। यहाँ ध्यान से समझने का है। ये जो क्या बंदा कर रहा है, ये बंदा रस्सी से अपने कंधे बांध लिया, इस ब्लॉक को खींच रहा है, इस ब्लॉक को खींच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कांटेक्ट फोर्स जो लग रहा है आर, इस ब्लॉक को यदि इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया जाए तो कांटेक्ट फोर्स का ये मार्क किया जा रहा है आर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझने का, जैसे हम लोग जब चलते हैं तो ये पैर ऐसे बढ़ाते हैं, ध्यान से इस चीज को समझो। तो क्या हो रहा है? यहाँ जो कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स की जो बात हो रही है,
जब पैर मेरा तिरछा रहता है तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन ये रहता है, नॉट वर्टिकल, वर्टिकल नहीं रहेगा, क्योंकि आप पैर कैसे रखते हो, ये बढ़ रहे हो ना, ये बंदा जैसे यहाँ पर, ये देखो इसका जो पैर जो है यहाँ पर पड़ेगा तो नॉर्मल क्या होगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। ये कोई चीज सामान में ऐसे खींच रहा हूं तो पैर का जोर यहाँ पे हो गया, तो नॉर्मल क्या होगा, इसी डायरेक्शन तिरछा, जैसे ये बंदे के यहाँ पे ये पैर रखेगा, जैसे ही जमीन पर रखे तो नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स अपोजिट एक्शन में लगेगा, एक्शन का रिएक्शन, ये पैर से एक्शन किए तो रिएक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वही ये फोर्स शो कर रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब यहाँ ध्यान से समझना है कि जैसे ये बंदा चल रहा है तो इसने पैर से जमीन को आगे प्रेस किया तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ये आर शो कर रहा है। आप लोग हम कहते हैं ना कि हम किसके कारण चलते हैं, फ्रिक्शन कभी कभी हम लोग के लिए हेल्पफुल है। यदि फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं चल पाएंगे। यदि सरफेस स्मूथ रहे उस पर आप देखिएगा स्किड करिएगा, फिसल जाइएगा, चल नहीं पाइएगा। तो इसलिए फ्रिक्शन कहा जाता है हमेशा मोशन अपोज नुकसान नहीं करता, फ्रिक्शन हेल्प भी करता है ह्यूमन बींग को चलने के लिए। इस एग्जांपल से क्लियर हो रहा है। जैसे ये बंदा ये पैर यहाँ पर प्रेस कर रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स और इस डायरेक्शन में लगा, ये देखो कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो लगा सम एंगल थीटा है, सम एंगल थीटा है, इंक्लाइन एंगल थीटा मान लेते हैं। तो इस कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा आर कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आर कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में आर साइन थीटा। तो यहां पे ये जो आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। बंदा आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स जो आया, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, यही फोर्स क्या कर रहा है, हमें आगे मूव करने की टेंडेंसी रख रहा है, राइट। और यहां पर नॉर्मल फोर्स एग्जैक्ट क्या होगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, आर साइन थीटा होगा। तो ये जो यहां पर आप देख रहे हो कि ये हम क्यों चलते हैं, यहां मेरे को फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है चलने में, फ्रिक्शन फोर्स चलने में हेल्प कर रहा है। ये देखो इस डायरेक्शन में आगे बढ़े, फ्रिक्शन फोर्स लगा, लेकिन इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू किसके बराबर है, आर कॉस थीटा के बराबर, आर कॉस थीटा के बराबर। और नॉर्मल फोर्स कितना है, आर साइन थीटा, नॉर्मल फोर्स आर साइन थीटा और फ्रिक्शन फोर्स आर कॉस थीटा। जितना ज्यादा हम प्रेस करेंगे उतना ही आर का वैल्यू होगा, और जितने इंक्लाइन एंगल, जिस एंगल पर प्रेस एंगल रहेगा वही इंक्लाइन एंगल होगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स हमें चलने में, आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। तो द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही मेरा फ्रिक्शन है। दूसरा चीज, नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। कैसे, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप हो रहा है, जिस सरफेस के कारण डेवलप हो रहा है, वो सरफेस क्या है, पार्टिकल से बना हुआ है, मैटर्स पार्टिकल से बने हुए हैं। और मैटर्स को क्या है, मैटर्स पे पार्टिकल्स में चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मैग्नेट, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर भी फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है फ्रिक्शन फोर्स इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो नेचर रहता है वही फ्रिक्शन फोर्स का भी होगा, राइट। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या देखे कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे ह्यूमन बीइंग को चलने में हेल्प करता है, राइट। ये तीनों, और दिस एग्जांपल इज वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये तीनों डायग्राम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर देखें फ्रिक्शन फोर्स किसके कारण होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स माइक्रो मीन्स छोटे लेवल पर, जैसे होते हैं टेलीस्कोप से हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना,
स्लाइड्स बनाते हैं जो कैसा दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? जो आंख से चीज हम नहीं देख सकते हैं, जो छोटा छोटा पार्टिकल है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जैसे आप 9th में कराया जाता है ना, सेल्स देखने के लिए, ऑनियन को छिलका को लेकर उसको स्लाइड्स पे रखते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ईंट का जो स्ट्रक्चर है उसी तरह से दिखाई देता है। क्या हो गया? वो माइक्रोस्कोपिक लेवल। उसी तरह से फ्रिक्शन का व्यू कैसा होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इस चीज को समझिए। जैसे ये दोनों, मेरा हाथ जो है ये आगे की तरफ मोशन कर रहा है, तो एक्चुअल में जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मुझे कैसा दिखाई देगा? ये दोनों हाथ के बीच में ये कांटा जैसा ये सरफेस, ये इस तरह से 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 ऊपर खाबर दिखाई देगा। ये हो गया ऊपर कांटेली मेरा, नीचे कांटेली इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से, इस तरह से। जैसे ब्लेड आप देखते हो ना, ब्लेड रहता है ये इस तरह से नीचे और ऊपर भी इस तरह से रहता है ब्लेड, राइट। तो अब क्या होता है? ये दोनों जो ये ऊपर खापर ऊपर नीचे है, ये एक दोनों में फंस जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इसमें फंस गया, ये इसमें फंस गया, ऊपर वाला को नीचे में फंस गया। तो अब क्या होता है? जब फंस गया, जैसे ये तार जो होता है जो ब्रश रगड़ने वाला, वो क्या होता है? वो फंस गया एक दूसरे से, तो वो क्या कर, फंस जाने के बाद ये नीचे फंसा हुआ इसके मोशन को अपोज करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। तो इसी को बोलते हैं इंटरलॉकिंग, इसी को इंटरलॉकिंग। जैसे सरफेस इस तरह का है, ये दूसरा वाला सरफेस मान लो जो अटका इसके अंदर, इंटरलॉकिंग हो गया। अब ये इंटरलॉकिंग होने के कारण क्या होता है? ये इसके मोशन को अपोज करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल में। दूसरा चीज कहाँ है? बॉन्डिंग। ये देखो, ये जो इंटरलॉकिंग हुआ, जहां ये ज्वाइंट हो रहे हैं, ये दोनों टच हो रहे हैं, इसको हम लोग बॉन्डिंग, ये देखो यहाँ पे टच हुआ, ये बॉन्डिंग के कारण भी फ्रिक्शन फोर्स। तो ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल जो आंख से हम देख सकते हैं। टेम्पररी बॉन्ड आर फॉर्म्ड एट द कॉन्टैक्ट सरफेस ड्यू टू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के कारण, अब जैसे ये पैर है, अंदर में हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, वैक्यूम स्पेस हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग। और सरफेस मेरा रफ है और पैर भी रफ है, माइक्रोस्कोपिक दोनों का है, एक दूसरे का तार फंस जाएगा, कांटा फंस गया, इंटरलॉक हो गया। ये भी है गुड एग्जांपल फॉर इंटरलॉकिंग। ये देखो, ये फंस गया। अब क्या, ये आगे बढ़ना चाहेगा तो ये रुकेगा इसको, इसी को इंटरलॉकिंग बोलते हैं। अब ये आगे बढ़ना चाह रहा तो ये देखो रुक रहा है, इंटरलॉकिंग इसको आगे बढ़ने से नहीं दे रहा है। दिस इज द एग्जांपल फॉर इंटरलॉकिंग। ठीक है, इंटरलॉकिंग बिटवीन द इनरेगुलरिटी इन द सरफेस गिव्स राइज टू फ्रिक्शन फोर्स, गिव्स राइज टू फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके कारण लॉक होता है? इंटरलॉकिंग के कारण, बॉन्डिंग के कारण, दोनों सरफेस के बीच में जहां कॉन्टैक्ट सरफेस है। अब टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज ए वेरी, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन समझना बहुत जरूरी है, बहुत बच्चे लोग को कंफ्यूजन होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब तक मोशन नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक लगेगा। पहला चीज, जब तक मोशन नहीं, फोर्स लगा रहे हैं तब भी मूव नहीं कर रहा है, ये रखा हुआ फोर्स में अप्लाई किया लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मीन्स रेस्ट, ऐसे भी होता है, उससे भी एनालाइज कर सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं वेरिएबल। जितना मैं इधर फोर्स लगाऊंगा, 2 न्यूटन लगाया तो 2 न्यूटन उधर लगा, 3 न्यूटन लगाया 3 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम जो होता है μn होता है। उसके नीचे जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं, जितना फोर्स लगाएंगे उतना स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। इसीलिए बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स में देखो क्या क्या, इट इज ए वेरिएबल रेजिस्टिव फोर्स। ऑलरेडी मैं बताया कि ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? वेरिएबल। इसको ध्यान से समझो बेटे, ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, जैसे ये सरफेस है, रफ सरफेस है, और यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये यहाँ पर बॉटम में स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक मोशन नहीं कहेगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास मान लो m है, तो वेट कितना लगा? mg, और नॉर्मल फोर्स कितना लगा? n, राइट।
लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू हो, लिमिटिंग करने वाला उसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ये कितना लगा सकता है, एम मैक्स। फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू एन। म्यू क्या होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, राइट। स्टैटिक या स्टैटिक में तो स्टैटिक कोफिशिएंट, और एक ये जब मोशन में आ जाएगा तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, राइट। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस एंड म्यू के। म्यू एस मीन्स स्टैटिक में कितना हुआ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और जब मोशन करेगा तो उसको हम लोग म्यू के लगते हैं। तो ये डिपेंड करता है कैसा सरफेस है, म्यू का वैल्यू सरफेस पर डिपेंड करता है, हर सरफेस का अलग अलग आपका म्यू का वैल्यू होगा, राइट। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, म्यू का वैल्यू दिया जाएगा, नॉर्मल यहाँ mg लिख देंगे, ये मैक्सिमम हो गया। मान लो फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है 15 न्यूटन, फॉर एग्जांपल 15 न्यूटन, ठीक। अब क्या है, यदि मैं यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, मोशन तो नहीं करेगा क्योंकि हमको 15 न्यूटन चाहिए, रेस्ट में रहेगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, 2 न्यूटन। जितना 15 न्यूटन से बिलो आप जो भी फोर्स लगाओगे वही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। 8 न्यूटन लगाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन 8 होगा, 10 लगाएंगे तो 10 होगा, 12 होगा तो 12 होगा। कब तक ये चलेगा, जब तक 15 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाते हैं। 15 न्यूटन का फोर्स से जस्ट एक्सीड करते हैं तो ये मोशन में आ जाएगा। उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटे, एग्जांपल्स में क्या क्या दे रहा है। 5 न्यूटन लगाए, 5 न्यूटन जितना फोर्स लगाएंगे जब तक मोशन नहीं कर रहा है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन। 10 न्यूटन लगाए 10 न्यूटन, 15 न्यूटन लगाए 15 न्यूटन, राइट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पर लगता है, जब ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है तब। किस टाइप का है, वेरिएबल फोर्स है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू सरफेस बिफोर स्लाइडिंग, ये देखो अभी बताया। एफ एल क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करते हैं। इसका वैल्यू क्या है, म्यू एस इंटू एन ए, जो मैंने यहाँ पर लिखा म्यू एस इंटू एन ए नॉर्मल फोर्स हो गया, राइट बेटे। तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। जैसे ही बराबर होगा तो जस्ट टेंडेंसी करेगा स्टार्ट होने के लिए मोशन। तो ये ध्यान देना दो चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, वेरिएबल फोर्स है, कितना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, म्यू एस इंटू एन। अब जैसे एक प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर ए ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम केप्ट ऑन द फ्लैट सरफेस इफ म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस दिया हुआ 0.4, इफ a force of 10 Newton is applied on the block will it move। क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या ये मोशन करेगा कि नहीं करेगा ये बताना है। 10 न्यूटन का तो क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पहले निकालना होगा। यदि उससे ये वैल्यू ज्यादा होगा तो मोशन करेगा, यदि नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, एफ एल इक्वल टू म्यू एस इंटू एन एस। एन एस क्या होगा, वेट के बराबर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स लगा और ये वेट डब्ल्यू एम इंटू जी, तो यहाँ नॉर्मल फोर्स के बराबर वेट हो गया। तो वी कैन पुट हियर म्यू एस इंटू एन एस, एन एम जी के बराबर। यही चीज यहाँ पर देखो, एन ए इक्वल टू एम जी। एन ए दिया हुआ है आपका, एम मास दिया हुआ, मास ऑफ द ब्लॉक 5 किलोग्राम, म्यू का भी वैल्यू दिया हुआ 0.4, 5 रखिए, जी का वैल्यू 10 रखिए, कितना आ जाएगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन। ठीक है बेटे। आप फोर्स कितना लगा रहे हैं, 10 न्यूटन, तो डेफिनेटली 20 से कम है तो मोशन नहीं करेगा, बॉडी रेस्ट में रहेगा। एफ इज लेस देन एफ एल तो ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी। इस तरह के प्रॉब्लम्स रहेंगे, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन,
काइनेटिक, काइनी मीन्स क्या होता है? मोशन, मोशन में ऑब्जेक्ट है। काइनी का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट जो होगा मोशन में है, मोशन में है। तो ये कब होगा? जैसे ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जैसे ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से, यानी इफ द एक्सटर्नल फोर्स, if the external force is greater than limiting friction, if the external force is greater than limiting friction या स्लिपिंग फ्रिक्शन, जो भी क्या है, रिलेटिव टू मोशन स्टार्ट, द नेचर ऑफ द फ्रिक्शन स्विच टू काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा लगाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था वो मोशन में आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। जैसे ही मोशन में आ जाएगा तो उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, उस जो फ्रिक्शन लगेगा कॉन्टैक्ट सरफेस पे, उसका नाम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से उसका वैल्यू कम होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से उसका वैल्यू कम होगा। एग्जिस्ट व्हेन देयर द रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस सरफेस, जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ पे दो एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो एफ के, अब के फॉर काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के, एफ एस लिखे थे स्टैटिक, और के का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका वैल्यू क्या होगा? म्यू के, वहां म्यू एस लिखे थे स्टैटिक में, यहां पर म्यू के है। म्यू के आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एन नॉर्मल। ये बेसिक फार्मूला हो गया, राइट। अब इस पर भी प्रॉब्लम को देख ले, क्या दे रहा है। A force of 10 Newton, a force of 10 Newton is applied on the block of mass 5 kg as shown in figure. Find the frictional force, frictional force निकालना है, and the acceleration of the block. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है और ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है। तो पहले अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान से देखने का है। एक्सीलरेशन कब होगा? जब मोशन में आएगा। तो पहले तो चेक करेंगे मोशन में आएगा कि नहीं आएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन देखो निकाला है, पहले नॉर्मल निकाल लीजिए। नॉर्मल क्या होगा? वेट के बराबर हो गया 5 × 10, वेट मास दिया हुआ 5, 50 न्यूटन। अच्छा, जब तक रेस्ट में है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा लेंगे? म्यूएस वाला, म्यूएस वाला लेंगे जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इसीलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने में कौन सा लेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? स्टैटिक वाला लेंगे। 50 ये म्यू एस इंटू एन, 0.6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना वैल्यू आया? 30 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आया 30 न्यूटन। फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं? 10 न्यूटन। कम है तो मोशन करेगा ही नहीं, कम है तो मोशन करेगा ही नहीं। जब मोशन नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन भी 0। एक्सेलरेशन तभी आएगा ना जब वेलोसिटी बदलेगा। तो जब मोशन ही नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी कहां से आएगा? इसीलिए एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाएगा, राइट बेटे। टिप्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स। पहला चीज, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, एफ एक्सटर्नल लेस देन एफ एल। और इस ड्यूरेशन में क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? जो एक्सटर्नल फोर्स लगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दे रहा है, बच्चे मिस्टेक करते हैं। जब आपका बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहने का मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो व्हाट इज द एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स होगा उस ड्यूरेशन में? जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे वही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है। कब तक वेरी करेगा? जब तक आप एफएल तक फोर्स नहीं अप्लाई करते हो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। रेस्ट में तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है? जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और फोर्स दोनों बराबर हैं। मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन है तो एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन होगा, तब क्या होगा? जस्ट टेंडेंसी टू स्टार्ट स्लिप, एन इज इक्वल टू एम जी, एफ एल इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। जैसे ही लिमिटिंग आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा उस केस में? एफ एस इक्वल टू एन ए, ये तो क्लियर है। एक्सीलरेशन भी 0 होगा। कब ये आएगा?
जब एक्सटर्नल फोर्स जब एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा तो स्लिपिंग का टेंडेंसी होगा। जस्ट टू स्टार्ट द मोशन, जब एक्सटर्नल फोर्स एफएल से कम होगा, एफएल क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन एस, म्यू एस इंटू एम जी, राइट। तो जब ये एफ एक्सटर्नल लिमिटिंग से कम होगा तो रेस्ट में रहेगा, एक्सेलरेशन जीरो। जब बराबर होगा तो जस्ट स्टार्ट टू मोशन या स्लिपिंग मोशन जिसको बोलते हैं। जब वैल्यू एफ एक्सटर्नल का एफएल से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा, और उस समय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू के इंटू एन ए। म्यू के क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। अब उस समय तो जब मोशन में आ गया, ध्यान से दो, अब क्या होगा, ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूं और इधर फ्रिक्शन फोर्स दो लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कितने के बराबर है, एफ के म्यू के इंटू एन नॉर्मल, राइट। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जो एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के, ये क्या दिया, एफ नेट। यही हुआ ना, मोशन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के, दैट गिव्स नेट फोर्स, और ये किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कब होगा, जब आपका मोशन में ऑब्जेक्ट, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो गया, ए इक्वल टू एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के डिवाइडेड बाई एम। तो एक्सेलरेशन कब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, राइट। तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ रेस्ट में एक्सेलरेशन जीरो, जस्ट स्लिपिंग में एक्सेलरेशन जीरो, और जब स्लाइडिंग होगा तो एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के डिवाइडेड बाई ए करेंगे। एक क्वेश्चन यहां से भी पक्का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखा जाए, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ये देखिए फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 50 न्यूटन का, इंक्लाइन एंगल कितने, 30 डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर अप्लाई किया जाए। ए फोर्स ऑफ 50 Newton is applied on the block of mass 5 kg as shown in figure. Find the frictional force and acceleration of the block. Frictional force ना ये good example problem. Frictional force निकालना है तो देखना होगा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है कि लेस देन है कि ज्यादा, तभी हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटे क्या हो रहा है कि जो फोर्स अभी तक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे थे, यहाँ फोर्स क्या है, सम एंगल से इंक्लाइन है। ये देखो यदि इसका एफबीटी ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो गया, यही 50 न्यूटन हो गया जो अप्लाई कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, 50 cos 30 और 50 sin 30। वेट नीचे लगा mg, नॉर्मल फोर्स ये हो गया। तो यहाँ नॉर्मल फोर्स अब क्या होगा, mg प्लस 50 sin 30। sin 30 का 1/2 आप पुट कर दीजिएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम नॉर्मल फोर्स यहाँ पर लिखेंगे तो नॉर्मल फोर्स बराबर क्या होगा, Na इक्वल टू mg प्लस 50 sin 30। sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, sin 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। अभी तक हॉरिजॉन्टल लगा रहे थे इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं हो रहा था, यहाँ पर इंक्लाइन फोर्स लगा रहे हैं इसलिए इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स अलग गया, नॉट mg हुआ, mg प्लस 25 आ गया, वही चीज यहाँ कर रहा है। नॉर्मल फोर्स इसने कैलकुलेट किया, mg प्लस 50 sin 30, वैल्यू रखा 1/2 75 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स आ गया, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है तो नॉर्मल निकालना पड़ेगा। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर क्या होगा, म्यू एस इंटू एन है। म्यू एस का वैल्यू दिया हो 0.4 रखेंगे, 75 30 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया, 30 न्यूटन। अब ध्यान देने का है, और ये फोर्स के बराबर देखना है 50 को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या लग रहा है, 50 cos 30, ये कंपोनेंट लिया है ना, तो cos 30 कितना हो गया, √3/2, √3 25 √3, यानी फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हम 25 √3, वैल्यू कितना आ गया 43.3। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 30 न्यूटन, ज्यादा है, ज्यादा हो गया। मोशन करेगा, जब मोशन करेगा तब क्या लगाएंगे, एक्सेलरेशन
एक्सटर्नल फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय m। जस्ट आपके बिफोर देखिए, इसके जस्ट पहले अभी देखे थे, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के डिवाइडेड बाई एम। यहाँ पर वही फॉर्मूला को पुट कर दी, ये देखो एफ एक्सटर्नल माइनस एफ डिवाइडेड बाई एम। एफ एक्सटर्नल कितना है 43.3। एफ ध्यान देना, अब एफ क्या होगा, काइनेटिक वाला होगा, एफएस वाला नहीं होगा, काइनेटिक वाला, क्योंकि मोशन में है ना ऑब्जेक्ट। तो म्यू के इंटू एन लिखेंगे, एन ए, म्यू के का वैल्यू 0.2 पुट करेंगे और 75 ऑलरेडी एन ए कैलकुलेट किए हुए हैं और सारे को वैल्यू को रखकर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये भी अच्छा प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट के लिए, राइट बेटे। अब प्रॉपर्टी ऑफ द म्यू, मैं म्यू बताया क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। म्यू क्या है, किस तरह का है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। अब यहां ध्यान से देखो बेटे, हाउ टू डिफाइन म्यू। म्यू इज डिफाइंड फॉर द पेयर ऑफ मटेरियल। पेयर ऑफ मटेरियल के लिए म्यू डिफाइन, दो सरफेस कॉन्टैक्ट है, कैसा ही दोनों मेरा हैंड है, उस पर डिपेंड करेगा म्यू का वैल्यू क्या होगा। जैसे पहले इसने लिया वुड और स्टील, वैल्यू क्या हो गया μ1 मान लिया, ठीक है। उसी तरह से स्टील रबर चेंज हो जाएगा फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट। यहाँ पर स्टील और वुड लिए हैं, μ1 यहाँ भी है, स्टील और वुड, ठीक है। ये देखो डिपेंड्स ऑन दी मटेरियल, म्यू का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, किस तरह का मटेरियल ले रहा है। स्टील वुड ले रहे हैं, देखो यहाँ पे स्टील वुड लिए, स्टील रबर, मटेरियल चेंज कर दिया, म्यू का वैल्यू चेंज। तो म्यू का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, कैसा मटेरियल हो। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, यानी कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। म्यू का वैल्यू जो है कितने कॉन्टैक्ट, यहाँ कॉन्टैक्ट एरिया ये ज्यादा है, इस तरह से रखा हुआ है, कॉन्टैक्ट एरिया ये ज्यादा हो गया। जब इसको वर्टिकल रखेंगे तो कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया, यही सरफेस बॉटम पे है। तो म्यू का वैल्यू कॉन्टैक्ट सरफेस के एरिया पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए देखो यहाँ μ1 दोनों सेम दिया हुआ है, लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। उसके बाद क्या 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 कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना, उसे कोई म्यू का वैल्यू नहीं है, एक में 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरा में 20 मीटर पर सेकंड, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो म्यू सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल प्रॉपर्टी पर। मटेरियल प्रॉपर्टी, नॉट इन ऑब्जेक्टिव के लिए सब सारे पॉइंट्स ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। म्यू जो है ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल प्रॉपर्टी, does not depend upon the contact surface area, does not depend upon the relative velocity। अब इस पर ये IIT में हम लोग के टाइम में आया था, जिस साल मैं दिया था, ये 96 में यही क्वेश्चन आया था। तो उस समय तो लोगों को समझ में नहीं आया कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल और विथ 100 न्यूटन फोर्स। ये जैसे है इस पर, ये इसको टिका कर रखना तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वही देखो वहाँ ब्लॉक 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम, इसका 10 किलोग्राम मास इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल विथ एफ इक्वल टू 100 न्यूटन। 100 न्यूटन मैंने अप्लाई किया एज शोन इन फिगर। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा इस सटक देना नीचे गिर जाएगा, वही चीज ये बता रहा है। तो क्या क्या दिया हुआ है, न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन, एफबीडी उसका, दिस इज योर एफडीबी, ये वेट नीचे लगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ वही समझना है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या है। उस समय हम लोग को बहुत लोगों को डायरेक्शन ही नहीं समझ में आया कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। आप ध्यान से देखो, आप 100 न्यूटन का इधर 100 न्यूटन फोर्स लगा है तो दीवार भी इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा ना, ये दीवार नॉर्मल फोर्स लगा है एन, राइट। इस डायरेक्शन में तो मोशन नहीं हो रहा ना, मोशन तो अपवर्ड इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए एन यहाँ नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा 100 न्यूटन के बराबर नॉर्मल फोर्स। क्योंकि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जहां दो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ नॉर्मल फोर्स क्या होगा
100 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें निकालना पड़ेगा। देखो FL इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, म्यू का वैल्यू दिया हुआ 0.5 इंटू 150 न्यूटन, 50 न्यूटन आया लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन, तो डेफिनेटली वो मोशन करेगा, डेफिनेटली मोशन करेगा। ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, 100 न्यूटन भी लगा रहे हैं तब भी ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर कितना आया है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग 50 न्यूटन, आप उससे ज्यादा अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो जब ज्यादा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला अपना एफ एक्सटर्नल माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय मास वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पर ये देखो ध्यान से समझना और चीजें, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना गया 50 न्यूटन। वर्टिकल डायरेक्शन में एफ वाई माइनस एफ वाई इन एक्सटर्नल डायरेक्शन इक्वल टू एम जी। फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या हो गया mg, फ्रिक्शन फोर्स मास 10 दिया हुआ है और 100 न्यूटन। ठीक है, ये इस डायरेक्शन से ध्यान से समझो, ये यहाँ पर फ्रिक्शन पहले क्या करा, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया 100 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, इस वेट के बराबर होगा, इस वेट के बराबर ही होगा फ्रिक्शन फोर्स, इसलिए 100 न्यूटन आ गया। अब क्या हो रहा है कि ये जो 100 न्यूटन फोर्स आया है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन हुआ, राइट, और इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है वेट के बराबर है, तो ये वेट कितना है 100 न्यूटन, ये फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो कितना है 100 न्यूटन, इससे ज्यादा है, तो इसलिए वो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए लिखा हुआ एफ वाई माइनस एफ डिवाइडेड बाई एम। जब मोशन करना स्टार्ट कर देगा तो एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक वाला डिवाइडेड बाई मास, डिवाइडेड बाई मास। काइनेटिक वाले के लिए म्यू को यूज करें। देखो एक नंबर का क्वेश्चन कितना दिमाग लगाए हुए है, सिंगल मार्क्स का ये क्वेश्चन था आईआईटी का, राइट। तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है बेटे, ये एफ एस एंड एफ के एक ग्राफ दिया हुआ, देखो इस ग्राफ से क्या इंडिकेशन है कि सबसे मैक्सिमम क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद ये फ्रिक्शन ड्रॉप हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कम होगा। इस ग्राफ से यही शो कर रहा है, इस ग्राफ से यही शो कर रहा है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स किसको बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन को बोलते हैं, इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहता है। स्टैटिक इनिशियली ये देखो ये वेरिएबल है ना, हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, तभी बोला जाता है जब मोशन नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट तो स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है, हर जगह वैल्यू अलग अलग है, इनफॉर्मली है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। ये कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल रहेगा। ठीक है बेटे, आज यहीं पर क्लास को एंड करते हैं हम लोग, आगे और इस पर प्रॉब्लम को बनाएंगे।